हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो पहले तो ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं किसमें? फॉरेन करेंसी में। बहुत सारे कार्य होते हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। हम अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं तो हमें डॉलर चाहिए। हम वहाँ से कुछ परचेज करना चाहते हैं, हमें डॉलर चाहिए। तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डॉलर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करवाना चाहते हैं? पहले हमें क्या, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। वहाँ से हम कुछ लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज अ हार्ड एक्सचेंज। हार्ड एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज को हम इस तरह से लिख लो। फॉरेन का हमने ले लिया FOR और एक्सचेंज का ले लिया EX। इसको हम फॉरेक्स भी, फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स मीन फॉरेन करेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स? फॉरेक्स मीन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन कन्वर्जन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, कि हमारी जो घरेलू करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी में चेंज करवाना, या एक्सचेंज ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी टू फॉरेन करेंसी। तो ये हमारा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है। और फॉरेन एक्सचेंज इज अ हार्ड एक्सचेंज। क्योंकि हार्ड एक्सचेंज क्यों कहा? क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो टू टाइप्स की होती हैं। वन होता है हमारा सॉफ्ट करेंसी और होती है हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? जिसको वर्ल्ड वाइड क्या किया जाता हो? एक्सेप्ट किया जाता हो। जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हमारे दूसरे देशों के साथ होते हैं उनमें जिस करेंसी को वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली जिसको हम कह सकते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है, उस करेंसी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी। लाइक हमारा डॉलर्स है, पौंड है, यूरो है, ये हमारी क्या होती है? सॉफ्ट करेंसी है। हार्ड करेंसी हमारी कौन सी है? जिस तरह रुपी है, इसको सिर्फ कुछ देशों में तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइज इस करेंसी को कोई नहीं जानता। इसमें कोई कार्य करना है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? सॉफ्ट करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ग्लोबली जब हम कोई कार्य करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की जब बात करते हैं, तो हार्ड करेंसी को किस में कन्वर्ट करवाना पड़ता है? सॉफ्ट करेंसी में। लाइक बांग्लादेश है, हमारा नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, इनकी करेंसी हमारी क्या है? हमारे हार्ड करेंसी है। तो जब हम बात फॉरेन एक्सचेंज की करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में हार्ड करेंसी एक्सचेंज, कि हार्ड करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है टू विद अ सॉफ्ट करेंसी। तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी टू अ फॉरेन करेंसी, या हम सीधा इसे फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेक्स एंड फॉरेक्स मीन फॉरेन करेंसी। अब हमने देखा कि दो प्रकार की करेंसी हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज तो हमने देख लिया। हमारा टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट एट विच आवर डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज टू अ फॉरेन करेंसी, या आवर डोमेस्टिक करेंसी इज कन्वर्टेड टू अ फॉरेन करेंसी। वो रेट जिस पर हमारी जो घरेलू करेंसी है उसको विदेशी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, या उस एक्सचेंज किया जाता है। मान लो हमारा रुपी है, रुपी के बदले हमें डॉलर चाहिए, तो जिस रेट पर रुपी के बदले में हमें डॉलर मिलेंगे वो रेट हमारी क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जिस प्रकार से हम कह दें कि $1 इज इक्वल टू हमारा क्या है? 70 रुपी है। तो ये रेट क्या कहलाएगी? $1 इज इक्वल टू 70 रेट, ये हमारी क्या होगी? एक्सचेंज रेट है। अब हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, ये इसको हम कैसे, कि हमारी करेंसी की एक इकाई के बदले जो फॉरेन करेंसी कितनी इकाइयां हमें मिलती हैं, तो हमने कहा ना एक इकाई, कि $1 के बदले कितने रुपए हमें मिलते हैं, ये हमारी क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। या एक रुपये के बदले कितने डॉलर हमें मिलते हैं, वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो ये क्या है हमारी फॉरेन एक्सचेंज? इट मेजर्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर एक्सटर्नल फॉर अनदर करेंसी। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट, एक देश की
करेंसी की एक यूनिट के बदले में दूसरे देश की करेंसी की कितनी यूनिट हमें मिलती हैं, वो हमारी क्या कहती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम क्या कहते हैं, इट इज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि ये हमारी क्या है, उसका हमारी जो एक्सटर्नल करेंसी है उसका बाहरी मूल्य है कि उसके बदले में हमें कितना मिल सकता है। अब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी टू टाइप्स हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटी एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होती है, निर्धारित होती है। अब पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो क्या है ये हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? क्या हुआ कि सभी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई, उन्होंने क्या किया कि इतना दिमाग नहीं था उस टाइम जितना आज है कि हर रोज़ एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लैक्चुएटिंग होती रहती, कभी कम है कभी ज़्यादा नहीं। उन्होंने इन सभी से बचने के लिए ये डिस्कस किया कि हम एक ऐसी रेट निश्चित कर लेते हैं जो थ्रू आउट द ईयर क्या रहेगी, सेम, या कुछ टाइम बिंग के लिए उन्होंने फिक्स्ड कर दी, इतनी ही रहेगी ये। तो इसके लिए इस रेट को हम क्या कहते हैं, जब सरकार ने एक रेट क्या कर दी फॉरेन एक्सचेंज की, फिक्स कर दी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इतने समय के लिए, वो टाइम 1 वर्ष 2 वर्ष, तो इस तरह से तो उस एक्सचेंज रेट को हम क्या कहें, फिक्स एक्सचेंज रेट कहा गया। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट भी हमारी क्या थी, टू टाइप्स की थी। पहली थी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था, ये उस समय थी हमारी 1920 से लेकर 1944 तक हमारा क्या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था, टू टाइप्स की मनी थी, या तो हमारा क्या था, हमारी फुल बॉडीड मनी थी या रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी थी। फुल बॉडीड मनी कौन सी थी, जिसके ऊपर उतना ही लिखा होता था जितनी उसके अंदर की धातु लगी थी। सोने और चांदी के सिक्के कहते हैं फुल बॉडीड थे कि 100 रुपये ऊपर लिखा होता तो 100 रुपये की धातु उसके अंदर लगी होती थी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या थी कि जो हमारे चलन में थे वो तो क्या थे, कागज़ के नोट, लेकिन उसके पीछे 100% सोना और चांदी रखा जाता। आज तो हम लिखते हैं अपने ऊपर कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, इसका मतलब जब भी करेंसी आउट होती है तो आपको 2000 रुपये की वैल्यू के बराबर के नोट मिलेंगे, कि आपको 500 के 4 मिल जाएंगे, 100 के 20 मिल जाएंगे, इस प्रकार 2000 रुपये की वैल्यू के नोट आपको मिलेंगे, लेकिन सोना चांदी नहीं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में क्या, जितने नोट छापे जाते हैं उसके पीछे 100% आधार सोना रखा जाता है, तो उसको धारक को सोने और चांदी में बदलने का आश्वासन दिया जाता था। तो वो 2 प्रकार की मनी चलन में थी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जब फुल बॉडीड मनी थी तो सोने की मात्रा के आधार पर क्या होती थी, हमारी एक्सचेंज रेट फिक्स होती थी। मान लो $1 में 4 ग्राम सोना लगा हुआ है, $1 बराबर हमारा कितना था, 4 ग्राम सोना, और 1 जो हमारा रुपी है उसमें था 1 ग्राम सोना। तो अब हमारा $1 इक्वल टू कितना होगा हमारा, 4 रुपीज। तो एक्सचेंज रेट क्या हुई, क्योंकि इन्होंने सोने की क्या लगाई थी, 4 ग्राम सोना $1 में लगाया था, जबकि हमने क्या किया, 1 ग्राम सोना हमारा $1 में लगा हुआ था। तो उस टाइम से हमारी रेट क्या फिक्स हुई, $1 इज इक्वल टू 4 रुपीज। तो ये हमारी फुल बॉडीड जब मनी थी उस टाइम फिक्स हुआ। फिर हमारी क्या हुई, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीज। तो इसमें हमारा क्या था, चलन में तो नोट थे, तो उस समय भी हमारा क्या हुआ, हमें अपनी वैल्यू जो मनी थी उसकी वैल्यू किस में निर्धारित करनी पड़ी, सोने में। तो यहाँ भी चलन में बेशक से वो हमारे क्या थे, पेपर मनी थी, लेकिन वैल्यू किस में निर्धारित करनी पड़ी, अपनी पेपर मनी की वैल्यू गोल्ड में लिखनी पड़ी। तो गोल्ड में लिख दिया कि $1 इज इक्वल टू, हालांकि यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मनी है, चलन में क्या है, पेपर मनी है, तो यहाँ पर $1 इज इक्वल टू 4 ग्राम सोना है, यहाँ पर 1 रुपी इज इक्वल टू 1 ग्राम सोना। तो यहाँ इसी प्रकार से निर्धारित हुई $1 इज इक्वल टू 4 रुपीज। तो ये हमारी क्या होगी, एक्सचेंज रेट निर्धारित होगी। किस समय हुई, जब हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का फर्स्ट सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो गोल्ड की मात्रा के आधार पर हमारा क्या हुआ कि गोल्ड में कि 1 करेंसी के अंदर कितना सोना लगा हुआ है उसके आधार पर हमने निर्धारित कर दिया, या अपनी करेंसी की वैल्यू कितने ग्राम सोना हमने में निर्धारित किया है उसके हिसाब से। अब क्या हुआ, इसमें कुछ, इसको हम मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मिंट पार, मिंट का मतलब उसमें निहित सोने की मात्रा कितनी लगी हुई है, मिंट
टकसाल। टकसाल में क्या होता है, जो हमारे सिक्के हैं वो डाले जाते हैं। भी कैसा डाला गया सिक्का, पतला डाला गया, 1 ग्राम का डाला गया या 4 ग्राम का मोटा बनाया गया, तो इसलिए उसके भी अंदर, उसके अंदर कितना सोना लगाया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। तो ये 2 फुल बॉडीड मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी सिस्टम में थी हमारी। अब इसमें बहुत सारे, एक ये कैसी एक्सचेंज रेट थी, रिजिड एक्सचेंज रेट थी, कोई चेंज नहीं, एक बार फिक्स होगी वो होगी, जरूरत पड़ने पर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो जब हमारा क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा, बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो समझ में आया, एक अर्थशास्त्री था ब्रिटेन वुड, तो उसने बताया कि ये तो गलत है, इस सिस्टम को लेकर हम आगे नहीं चल सकते। तो 1944 में ब्रिटेन वुड ने एक नई प्रणाली को बताया जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। एक्सचेंज रेट की कौन सी प्रणाली आई, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। हालांकि ये भी क्या थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही थी इसमें, लेकिन इसमें थोड़े बहुत एडजस्ट करने की फैसिलिटी दी गई कि थोड़ा बहुत हम एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एडजस्टेबल पेग्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, कि इसमें जो टकसाली अक्षमता इससे के अलावा, सोने के अलावा थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसने कहा कि हम सिर्फ गोल्ड की मात्रा के हिसाब से ही एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज रेट को डिसाइड नहीं कर सकते, हमें गोल्ड की मात्रा के साथ साथ क्या देखना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ तो हमें डिमांड और सप्लाई को भी देना चाहिए। तो 24 कंट्रीज IMF के पास गई, जिसमें US भी था, तो उन्होंने अपनी बातें रखी कि इस रिजिड रेट की जगह हम चाहते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रेट हो, तो जिसके अकॉर्डिंग हम कार्य कर सकें। तो इस टाइम हमारी 8 जुलाई 1944 से जो शुरू हुई वो है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये रेट सिस्टम क्या था, तो सभी देशों को अपनी करेंसी को, सॉफ्ट करेंसी अमेरिकी डॉलर, सभी देशों को अपनी करेंसी का मूल्य अमेरिकी डॉलर में निर्धारित करना पड़ा, और अमेरिकी डॉलर ने को अपना मूल्य किसमें, सोने में निर्धारित करना पड़ा। तो देखो सभी करेंसी ने, जितनी भी करेंसी थी उन्होंने अपना किसमें, अमेरिकी डॉलर में निश्चित किया मूल्य, और अमेरिकी डॉलर में ने गोल्ड में कर दिया, और ये सभी देशों की करेंसी थी, चाहे रुपीस था जो भी थी उनको, तो डायरेक्ट रूप से सभी करेंसी का मूल्य किसमें भी निर्धारित हो गया, गोल्ड में भी निर्धारित हो गया, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का मूल्य गोल्ड में निर्धारित होगा, सभी करेंसियों का मूल्य किसमें निर्धारित है, अमेरिकी डॉलर में निर्धारित है, तो सभी करेंसियों का मूल्य गोल्ड के अंदर निर्धारित होगा। अब वही उसी प्रकार से गोल्ड सिस्टम की तरह ही क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज रेट सोने में निहित मात्रा के आधार पर निर्धारित हुआ, करेंसी में निहित सोने की मात्रा के आधार पर ही हमारी उसी तरह से एक्सचेंज रेट निर्धारित हुई। फिर हमारा क्या था, फिर इसमें थोड़ा बहुत क्या है, एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा करने की अनुमति दी गई, पर ऐसा नहीं था कि कोई भी चाहे वो अपनी मन मर्जी से एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा, नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इजाज़त लेनी जरूर थी कि वो यदि कहता है तो हम सोने की जो एक्सचेंज रेट है, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, उसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सिस्टम वो था जब हमारे एक्सचेंज रेट को क्या किया गया, एडजस्टेबल किया गया। फिर हमारी जो फिक्स एक्सचेंज रेट थी, क्या इसके कुछ मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे। देखो कोई भी चीज़ कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, हर एक के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो इस एक्सचेंज रेट के भी क्या थे, कुछ मेरिट्स थे। एक तो इससे क्या थे, स्टेबिलिटी थी, क्योंकि स्टेबिलिटी किस लिए थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा सकती थी। अब हर रोज़ फ्लैक्चुएशन होते रहते हैं, कभी कम है कभी ज़्यादा एक्सचेंज, तो माइंड में डर रहता है कि लंबे समय के लिए बना लें, कभी नुकसान न हो जाए, कभी एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए, कभी कम ना हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, लेकिन उस समय क्या था, पता था एक्सचेंज रेट तो इतने टाइम के लिए फिक्स कर रखी है, तो हम क्या करते थे, हमारी जो फॉरेन की जो पॉलिसीज हमने बनाई थी, लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी किसके लिए थी, या तो एक्सपोर्ट के लिए या इम्पोर्ट के लिए। तो इसके लिए हम लंबे समय के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी बना सकते थे, तो इकोनॉमी में क्या रहती थी, स्टेबिलिटी रहती थी। फिर है हमारा
इनकोयर्स इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी बना ली। अब हमें कोई डर नहीं है कि एक्सचेंज रेट कम होगी हमें नुकसान होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो नुकसान होगा, किसी भी कंट्री को कोई नहीं है। तो इसके कारण वो फटाफट से धड़ाधड़ से देशों के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते रहते। तो इससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को क्या मिला? बढ़ावा मिला। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड फैलने लगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन हो गया। तो इसमें हमें क्या करने लगे? द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने लगे। लंबी लंबी हमने संधियाँ कर ली, लंबे लंबे हमने व्यापार के लिए नीतियाँ बना ली। तो इसके कारण हमारी क्या हुआ? जो हमारी समष्टि आर्थिक नीतियाँ थी उनमें क्या हो गया? तालमेल हो गया। फिर इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? ह्यूज इंटरनेशनल जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनको रखने की ज़रूरत पड़ी। तो ह्यूज इंटरनेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। तो वो क्या थी हमारी? जिस प्रकार से अब हमें व्यापार करना है तो हमें तो सिक्के किस में डालने थे? 70% गोल्ड, अपनी मनी का वैल्यू किस में? गोल्ड में निर्धारित करना। तो हमें गोल्ड रखना था तो उतनी ही मुद्रा जारी कर सकते थे जितना हमारे पास गोल्ड है। किसी देश के पास गोल्ड कम है तो वो क्या करेगा? इतनी मात्रा में उसको क्या है, वो इंटरनेशनल जो हम कह सकते हैं ट्रेड करने के लिए उसको वो मुद्रा चाहिए थी, वो सोने और चांदी के रिजर्व चाहिए थे। जिसके पास नहीं थे वो नहीं कर पाता। तो इसके कारण हमारा क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की मूवमेंट क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड होगी, पाबंदियाँ लगी। आज क्या है? एक व्यक्ति के पास हमारा 6000 करोड़ रुपए की वैल्यू भी है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था क्योंकि सिक्के ही क्या है, कम मात्रा में डाले जा सकते थे कि जितना सोना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी मनी जारी की जाती थी। तो इसके कारण दूसरे देशों में आवागमन मनी का क्या था? सीमित था, क्योंकि हमारे पास जो नोट थे, जो सिक्के थे वो क्या थे? सीमित मात्रा में थे। तो एक देश से दूसरे देश में पूंजी का आवागमन बहुत ही सीमित सा था। जितना आज हम कर लेते हैं कि 78 करोड़ रुपए का ये हमने किया है, रक्षा के उपकरण हम मंगवा रहे हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। फिर है हमारा डिस्कोयर्ज वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या थी? जोखिम पूंजी जिसको आप कह लो। जोखिम पूंजी क्या होती है? ऐसी पूंजी जिसको लगाकर हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल्स क्या है? $1 इक्वल टू क्या है हमारे 60 रुपीज है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डिमांड को देखते हुए डॉलर की जो हमारे जो रुपीज़ है, $1 बराबर 60 रुपीज़ की हमारी डॉलर क्या होगा? महंगा होगा। हमें पता है कि ये डॉलर 70 से 80 तक जाने वाला है। तो हम क्या कर लेंगे? डॉलर को खरीद कर रखना स्टार्ट कर देंगे कि भारी मात्रा में। और जब $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ होंगे वो बेच देंगे। किसके लिए किया हमने? मुनाफा कमाने के लिए किया। तो उस समय तो पता था जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है। तो जोखिम पूंजी क्या थी? निरुत्साहित थी। कोई करता ही था, क्यों करे? क्योंकि पता है कि आज भी वो $1 बराबर 60 रुपीज़ है, कल भी 60 रुपीज़ रहेंगे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? जो एट प्रेजेंट हम जिसमें जी रहे हैं उसमें क्या है? वो फ्लक्चुएटिंग है, फ्लोटिंग है। तो उसमें हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इस एक्सचेंज रेट से क्या कमाएं? मुनाफा कमाएं। कि जब हमारी एक्सचेंज रेट कम होती है हम वो हार्ड जो सॉफ्ट मनी है उसको अपने पास रखना शुरू कर देते, परचेज करके। और जब रेट बढ़ जाती है तो हम उसको सेल कर देते हैं, ताकि उसके फलस्वरूप हम क्या कमा सकें? प्रॉफिट गेन कर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है कि इससे हमारा वेंचर जो कैपिटल है वो आगे नहीं बढ़ पाती, उसमें हतोत्साहित होती है। वो रिजिडिटी इन रिसोर्स एलोकेशन की एक रिजिड जो हमारी एक्सचेंज रेट की जिसकी बात करते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो ये रिजिड एक्सचेंज रेट है। तो इसके कारण रिसोर्स एलोकेशन में क्या आ जाती है? रिजिडिटी आ जाती है। चाहकर भी हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज